हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है कोल्ड वॉर। तो आप सब आज हमारे साथ जुड़े हमारे इस चैनल पे, जिसका नाम है रेनेसांस एकेडमी, और मेरा नाम शिवम कोहली है। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड किसी भी एजुकेशनल करिकुलम के लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो हमारी एकेडमी रेनेसांस एकेडमी है, उसका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पैंडेमिक के टाइम में, आप जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल सब क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, तो हम भी ऑनलाइन आ गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए और कमेंट भी करिएगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत लगे कि आपको समझ में नहीं कुछ टॉपिक, जैसे कोई डाउट है, कुछ है, तो वो भी आप कमेंट करिएगा, उसको भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ऐसे फिर ये जो वीडियो जो कोल्ड वॉर के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 क्लास 12 का कोल्ड वॉर जो चैप्टर है, उसका पार्ट फर्स्ट है। ये वीडियो लगभग 2 से 3 पार्ट में आएगी। अभी तो पहला पार्ट है, 2-3 दिन बाद दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर फिर आप अगर आप इसे नोट्स बनाना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, और उसके बाद आप इसको घर पे पढ़ सकते हैं। यही आपके एग्जाम्स में आएगा और आपको बहुत बेटर लगेगा। और अगर आपको पीडीएफ के अंदर नोट्स चाहिए हो क्लास 12 के, जैसे चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं लर्न करने के लिए, पेपर के लिए, एग्जाम्स के लिए, तो आप उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो हमारा जो नंबर दिया हुआ है उसमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, आपको उसमें सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन खत्म होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर। तो दोस्तों, अगर आपको कोल्ड वॉर चैप्टर को समझना है तो उसको समझने से पहले आपको ये समझने होंगे कुछ टॉपिक्स, कुछ बढ़िया टॉपिक्स, कुछ हिस्टोरिकल टॉपिक्स को आपको समझना पड़ेगा। कोल्ड वॉर की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 1945 से। कब से? 1945 से स्टार्ट होता है और ये चलता है 1990 तक, लगभग 1990 25 दिसंबर को ये कोल्ड वॉर का एंड हो जाता है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, तो ये 1945 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये हमारे बात में दिमाग में जो स्टूडेंट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनके आते हैं भाई कोल्ड वॉर क्या है, कोल्ड वॉर का मतलब क्या है। सिंपल है, कोल्ड वॉर का मतलब है एक ऐसी लड़ाई जिसके अंदर हथियार बने, आर्म्स बने, अलायंस बने, मतलब दो जो अलायंस होते हैं, एग्रीमेंट्स हुए कंट्रीज के बीच में, लेकिन लड़ाई नहीं हुई। फिर हुआ क्या? एक कंपटीशन हुआ, आइडियोलॉजी का कंपटीशन, कि किसकी आइडियोलॉजी बेहतर है, किसकी आइडियोलॉजी बेटर है। ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? हमारी सोच, थिंकिंग, विचारधारा को बढ़कर बताने की एक जो हैबिट होती है, एक जो लड़ाई होती है, रेस होती है। जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जो विचारधारा है वो, जैसे हमारा इंडियन कल्चर जो है वो वेस्टर्न कल्चर से बेटर है। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर से अच्छा है। तो इस तरीके से हम इंडियन कल्चर की अच्छी बातें बताते हैं और बताते हैं कि वेस्टर्न कल्चर की क्या खामी है। ऐसी बिल्कुल इसी तरह, सिमिलरली लाइक दैट इन कोल्ड वॉर देयर आर टू कंट्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज USA, United States of America, and second is USSR, which is now disintegrated into 15 more countries. Okay, तो USA जो थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन का मतलब होता है संगठन, ठीक है, एक टीम। सोवियत का मतलब होता है कम्युनिस्ट से रिलेटेड, जैसे रशिया को सोवियत भी कहते हैं। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, रिपब्लिक यानी गणतंत्र। ठीक है, तो सोवियत संघ इसे हिंदी में कहा जाता है। तो अगर आपको कोल्ड वॉर को समझना है तो उससे पहले आपको ये 4 टॉपिक्स को पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी आपको कोल्ड वॉर अच्छे से समझ में आएगा। जिसके अंदर पहला है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, रशियन रेवोल्यूशन और कम्युनिज्म, यानी कम्युनिस्टवाद क्या होता है, और कैपिटलिज्म, पूंजीवाद क्या होता है, और यूएस आइडियोलॉजी। और जो यूएसए है, अमेरिका है, उसकी जो आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा है वो क्या है। ठीक है, वो किस हिसाब से विचारधारा अपनी रखता है। ठीक है, तो इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये जरूरी इसलिए क्योंकि इसके बिना आपको कोल्ड वॉर समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, कि आप सोचोगे पहली बार हुआ। कभी कभार होता है ना, कोल्ड वॉर में जो हुआ, क्या वो पहली बार हुआ या उससे पहले भी कभी हुआ। और कोल्ड वॉर को रोकने के लिए, कोल्ड वॉर को शांत करने के लिए हम इतना ज्यादा इसको चैप्टर क्यों बनाया गया, कि क्या सिखाना चाहता है हमें। दोस्तों, कोल्ड वॉर कोई एक्चुअल वॉर नहीं होता, ये मैंने अभी आपको बताया। ये एक रेस होती है, एक लड़ाई होती है आइडियोलॉजी की। ठीक है, जिसके अंदर हम अपने आप को अच्छा बताने के लिए बड़े सारे अलग अलग काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं,
यूएसएसआर यानी रशिया ने सबसे पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा, स्पेस में भेजा, उसके कंपटीशन में ये बताने के लिए कि हम आगे हैं, हमारी सोच तुमसे आगे है। अमेरिका ने मून पे पहला आदमी उतारा, पहला मैन जो था वो लैंड करवाया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जैसा कि आप जानते हैं। तो एक कंपटीशन था, समझ रहे हैं आप बात को? कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन। चाहे कभी लड़ाई के मैदान में दो देश लड़ रहे हो तो वहां पे मैं एक को साथ हूं, तुम दूसरे के साथ हो, हम दोनों अपने अपने बंदों को जिताने में लगे हुए, अपने अपने लोगों को जिताने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर वन, तो आते हैं टॉपिक पे। वर्ल्ड वॉर वन, जैसा कि आप जानते हैं, आप वर्ल्ड वॉर वन के बारे में ना, हम सब की जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन सब की ना थोड़ी कम समझ होती है कि वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हो, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बारे में हमारी सोशल साइंसेस की बुक है, उसके अंदर इतना ज्यादा डिटेल बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है लगभग वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। तो वर्ल्ड वॉर वन कैसे स्टार्ट होता है? 1871 के अंदर देखो, एक वर्ल्ड वॉर वन अभी बता रहा हूं एक सेकेंड, क्योंकि हिस्ट्री को जानना पहले बहुत जरूरी है। 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, 1947 में इंडिया और बहुत सारे देश आजाद हुए, वर्ल्ड वॉर टू के बाद आजाद होने शुरू हुए, जिनके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज यानी पश्चिमी देशों ने कब्जा कर रखा था, ठीक है, गुलाम बना रखा था। और इस गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया थी, गुलाम बनाने का जो सिस्टम था, इसे कलोनियलिज्म कहते हैं। कलोनियलिज्म का मतलब होता है अ सिस्टम इन विच अ पावरफुल कंट्री मेक अ वीक कंट्री इट्स कॉलोनी। एक ताकतवर देश जब एक कमजोर देश को अपना उपनिवेश बना लेता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं, कलोनियलिज्म कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश को अपना उपनिवेश बना लेता है तो उसके रॉ मटेरियल, उसके रिसोर्सेज का, उसके संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है। दे एक्सप्लॉयट, पावरफुल कंट्री एक्सप्लॉयट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वीकर कंट्रीज, ओके, ऑफ द कलोनियल कंट्रीज, ठीक है। जो कलोनी बन जाती है उनको, कलोनी यानी गुलाम बन जाते हैं, उनका शोषण करता है, ठीक है। तो होता क्या है, जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ तो दुनिया के बीच में जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना रखा था। वेस्टर्न कंट्रीज कौन कौन सी होगी? इनके अंदर मेन मैं आपको बता, जैसे पोर्तुगल, ठीक है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज। इन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों को, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, इन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों को अपना गुलाम बना रखा था। इंडिया पे जैसे आप जानते हो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, भारतीय उपमहाद्वीप जो है, इस पर अंग्रेजों का राज था, ठीक है। और गोवा में हमारा जो गोवा है उधर पुर्तगालियों का कब्जा था, पोडुचेरी जो है हमारा, उधर फ्रांसीसियों का कब्जा था। तो ये सब था। तो ये जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू होने से पहले दुनिया के इन पश्चिमी देशों के बीच में ना रेस लगी हुई थी कि किसके कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा ताकतवर है। सबसे पहले जो था वो फ्रांस था, उसके बाद जो फ्रांस जब कमजोर हो गया उसके बाद बना ब्रिटेन ताकतवर हो गया। अब ब्रिटेन भी जो था वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, तो उसके बाद जो ताकतवर होता है, जो उस टाइम पे हो रहा होता है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू से एकदम वर्ल्ड वॉर वन से जस्ट पहले जो ताकतवर एक नया देश उभर रहा होता है, मतलब उस राइज हो रहा होता है, वो था जर्मनी, ठीक है। तो 1871 के अंदर दो दुनिया की ताकतवर देश, एक फ्रांस और एक जर्मनी के बीच में युद्ध होता है, जिसके अंदर जर्मनी जीत जाता है, ठीक है। और जर्मनी की ताकत से डर के कि जर्मनी इतना पावरफुल हो रहा है तो वो हमारे ऊपर भी हमला करेगा, ब्रिटेन यानी फ्रांस ब्रिटेन के ऊपर भी हमला करेगा, रशिया जो दूसरा एक ताकतवर देश है उस पर भी हमला करेगा, और भी देशों पर हमला करेगा, मतलब उनको कंट्रोल करेगा। उसकी ताकत दिन प्रतिदिन यानी डे बाय डे बढ़ रही थी, हर साल बढ़ रही थी। वो बहुत ज्यादा पैसे वाला भी हो गया था, ठीक है। और उसने फिर क्या हुआ, जर्मनी को रोकने के लिए फ्रांस ने एक ग्रुप बनाया, एक अलायंस बनाया, एक गठबंधन बनाया, ठीक है। जिस गठबंधन का मकसद था, ऐसे अलायंस को कहते हैं मिलिट्री अलायंस। मतलब मिलिट्री अलायंस का मतलब ये हुआ, जैसे अगर मेरे ऊपर कोई देश हमला कर रहा है, ठीक है, तो उस देश को जवाब देने के लिए, उस हमले का जवाब देने के लिए जो मेरे दोस्त होंगे ना वो सब मेरे साथ होंगे। तो इस चीज को मिलिट्री अलायंस कहते हैं कि जब अगर मेरे पर कोई अटैक करेगा तो मेरे साथ वाले जो देश होंगे वो सारा मेरा साथ देंगे और उसके ऊपर ही हमला करेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे उस लड़ाई को। तो इस चीज को मिलिट्री अलायंस कहते हैं। तो फ्रांस ने एक मिलिट्री अलायंस बनाया जिसके अंदर ब्रिटेन था, रशिया था और इटली था। ये अमेरिका और जापान नहीं थे उस वक्त, अमेरिका और जापान नहीं थे, ये बाद में है, ठीक है। और दूसरी तरफ इसको काउंटर करने के लिए, इसके विरोध में जो जर्मनी था उसने भी एक अलायंस बनाया, उसने बनाया जर्मनी था, उसमें ऑस्ट्रिया हंगरी था और ऑटोमन एम्पायर, तो और भी बड़े सारे छोटे छोटे देश थे, लेकिन मेन जो था ये देश थे, ठीक है। तो इन्होंने बनाया। अब होता क्या है, इनके आपस में कंपटीशन चल रहा था, मतलब एक टाइप से कोल्ड वॉर कंपटीशन कि हम आगे, हम नंबर वन, जर्मन लोग नंबर वन है, ठीक है, जर्मन लोग सबसे बड़े हैं, अच्छे हैं, वो आर्यन रेस के हैं, जैसे हिटलर कहता था हम आर्यंस हैं, हम राज करने के लिए दुनिया में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो ये सब होता था।
तो इस टाइम पे भी इन दोनों के बीच में, इन दोनों ग्रुप्स के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। ये दोनों एक दूसरे को रोज बोलते थे कि हम तेरे पे हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और ये दोनों ही अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे। इनको डर था कभी भी लड़ाई हो सकती है, तो इन्होंने अपने अपने ग्रुप भी बना रखे थे। जो फ्रांस का ग्रुप था उसे ट्रिपल एंटेंट कहते थे, और जो जर्मनी का ग्रुप था उसे ट्रिपल अलायंस कहते थे। होता क्या है, 1914 जून 1914 को, 29 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी, जो जर्मनी का दोस्त है, उसके जो राजा की गद्दी होती है, मतलब राजा का जो उत्तराधिकारी होता है, सक्सेसर होता है, इसको हायर भी कहते हैं। हायर, जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का हायर था, हायर का मतलब उत्तराधिकारी, सक्सेसर जो था, उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर कौन करता है? उसका असैसिनेशन हो जाता है, मतलब उसको हत्या हो जाती है। और कौन हत्या करता है? रशिया के सपोर्ट वाले कुछ सर्बिया के लोग, जो सर्बिया को आजाद कराना चाहते हैं। मतलब सर्बिया जो था ना, सर्बिया का बड़ा सारा जो जमीन का हिस्सा था ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जे में था, तो उसको आजाद कराना चाहते हैं। कौन? रशिया के कुछ रशिया जिनको बैक मतलब सपोर्ट कर रहा है वो, ठीक है, आजाद कराना चाहते हैं। तो रशिया के सपोर्ट वाले, तो उन्होंने उसको मार दिया। अब इन्होंने अल्टीमेटम दिया भाई रशिया को, भाई तू दे, कार्रवाई कर, उसे सौंप हमें, ठीक है, ऐसे अल्टीमेटम दिया। और जब अल्टीमेटम रशिया ने पूरा नहीं करा, तो उसके बाद इन्होंने हमला कर दिया रशिया के ऊपर। अब रशिया के ऊपर अटैक होता है, ठीक है, अटैक होता है, तो फिर धीरे धीरे इन दो देश की लड़ाई जो होती है वो ट्रिपल एंटेट और ट्रिपल अलायंस की लड़ाई बन जाती है, और 1914 में शुरू होती है। 1914 में स्टार्ट होती है और खत्म होती कब है? 1918 में। इसके अंदर लाखों करोड़ों लोग मरते हैं, प्लस बड़ा जान मान का नुकसान होता है, ठीक है, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है खत्म हो जाता है, मतलब बड़ा नुकसान होता है। और जर्मनी, और आप जानते हो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी ट्रिपल अलायंस जो होता है हार जाता है। मतलब ऑटोमन एम्पायर हो गया, ऑटोमन एम्पायर आज का तुर्की कह सकते हो, टर्की है ना, टर्की का जो साम्राज्य था उसे ऑटोमन एम्पायर कहते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य और जर्मनी, ये हार जाते हैं, और ये सब विजेता लोग जीत जाते हैं। इटली, जापान, ये सब जीत जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना बड़ी सारी ऐसे जो ये जीते हुए देश होते हैं, ये ना जर्मनी, इनके साथ जो ट्रिपल अलायंस वाले हारे हुए देश होते हैं, इनके साथ बहुत ना बेइज्जती करते हैं, इनकी बहुत बेइज्जती करते हैं। मतलब इनके साथ ऐसा करा जाता है, एक इनके साथ ना संधि करते हैं, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, वर्साई की संधि। इसके अंदर क्या कहा जाता है कि जो युद्ध है ना, उसका इकलौता जिम्मेदार जर्मनी है, और जो युद्ध में हमारा पैसा खराब हुआ है वो जर्मनी उसका हमें हर्जाना देगा, नहीं कंपनसेशन देगा। और वो कंपनसेशन इतना ज़्यादा था कि जर्मनी अगर आज तक 2021 तक भी चुकाता ना, तो वो नहीं चुका सकता था, इतना ज़्यादा हर्जाना उन्होंने लगाया था। और जर्मनी युद्ध के बाद वैसे ही कमज़ोर हो गया, तो उसके पैसे देने को थे नहीं। इस चक्कर में क्या हुआ, जर्मनी ने पहली किस्त 50 लाख पाउंड की दी उन्हें, जो ये जीते हुए देश थे, इन्हें ट्रिपल एंटेंट वालों को दी। उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी पूरी तरह उसकी मतलब कमर टूट गई, वो उसके बाद नहीं दे पाया। और उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी के अंदर ना बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब बड़ी फैली हुई थी। और हर कोई इस चीज का कारण उन लोगों को बताते थे जिन लोगों ने जर्मनी को हराया, यानी फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इन लोगों को बोलते थे कि ये इन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी जो है इतनी बुरी हुई है। अब यही बात जो था ये हिटलर भी बोलता था। कौन बोलता था? हिटलर। आप जानते हैं एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का तानाशाह जो था, बोलता था कि अब अगर मुझे वोट दो तो मैं, जब इलेक्शन भी होने लगे जर्मनी में, मुझे वोट दो तो मैं जीतूंगा, और मैं तुम सबको तुम्हारी ये जो सारे दुख है खत्म करूंगा, और बदला भी लूंगा, वर्साई की संधि वालों से बदला लूंगा। ये हिटलर का कहना था, और उसने वो करा भी, ठीक है। होता क्या है, अब उसी टाइम पे जर्मनी के अंदर और बुरी तरीके से जो पूरी तबाही मची थी, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और फिर वो जो ये ट्रिपल एंटेंट वाले लोगों ने उसको लूटा था जर्मनी को, वो तबाही और ज्यादा हो गई। कब हुई? इकोनॉमिक क्राइसिस 1930 का। 1930 के अंदर दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है, इकोनॉमिक महामंदी आती है। इस महामंदी के अंदर क्या होता है, जर्मनी का जैसे आज $1 73 रुपीज का आता है, हमारा जो एक्सचेंज रेट है $1 73 रुपीज का आता है। तो ऐसा ही जर्मनी के अंदर जो था वो इतनी महंगाई हो गई थी कि जर्मनी की जो करेंसी है, मार्क कहते हैं जर्मनी की करेंसी को। एक डॉलर जो था वो लगभग $1 अप्रैल महीने के 1930 में अप्रैल महीने में 5,000 मार्क का $1, जून महीने में 5 लाख मार्क का, अगस्त महीने में 5 करोड़, और ऐसे ही जब दूसरा अप्रैल आ गया तो उसके अंदर वो अरबों मार्क का। यानी कहा जाता है, कहावत थी जब वर्ल्ड 1930 के बाद, वो महामंदी के बाद, कि आप एक बैलगाड़ी भरकर
एक बैलगाड़ी भरकर मार्क, मतलब एक बैलगाड़ी भरकर मार्क लेकर जाओगे, यानी जर्मनी की जो करेंसी लेकर जाओगे, तो आपको जो ब्राउन जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड हम खाते हैं ब्रेड, उस ब्रेड का एक पीस मिलेगा। मतलब एक पीस ब्रेड की कीमत कितनी थी? एक बैलगाड़ी भर के पैसा। ये हालत थी जर्मनी की। और इस हालत के टाइम पे जब बुरा हो रहा होता है तो फिर एक नेता आता है, एक उभरता, वो वादे करता है बड़े बड़े कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और वही करने आया हिटलर। उसने जर्मनी को चांसलर बनता है, यानी चांसलर, जर्मनी का जो चांसलर होता है उसे प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री होता है हमारे यहाँ, ऐसे जर्मनी में चांसलर होता है। चांसलर बनता है और जर्मनी के पूरा कंट्रोल करता है, और जर्मनी के अंदर तानाशाही डिक्टेटरशिप लेकर आता है। और होता क्या फिर आगे आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लास, जूनियर क्लासेस के अंदर, एक वर्ल्ड वॉर होता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हो जाती है। जर्मनी हमला करता है किसके ऊपर? ब्रिटेन फ्रांस के एक साथ के देश पोलैंड के ऊपर हमला करता है, और एक हफ्ते के अंदर पोलैंड को अपने कब्जे में भी ले लेता है। और जर्मनी इतना पावरफुल हो गया था हिटलर के टाइम के अंदर, 7-8 साल के अंदर इतना पावरफुल हो गया था कि दुनिया के लगभग 100 देशों को याद रखना, दुनिया के लगभग 100 देशों को मिलकर 7 साल लगे जर्मनी को हराने में। मतलब जर्मनी इतना पावरफुल हो गया कि दुनिया के 100 देशों को 7 साल लग गए अकेले जर्मनी को हराने में। और कब? 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। अब वर्ल्ड वॉर 2 तो पहले तो इसके अंदर ब्रिटेन और फ्रांस ही होते हैं, ठीक है, अमेरिका और रशिया इसके अंदर नहीं होते। क्यों नहीं होते ये मैं आपको बताता हूं। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने से पहले जो जर्मनी के अंदर हिटलर था ना, उसने रशिया के साथ एक ना एग्रीमेंट कर रखा था कि भाई देख, मैं इनको मारूंगा, मतलब ये ब्रिटेन फ्रांस को पीटूंगा, ठीक है, अच्छे से धोऊंगा, ठीक है, लड़ाई करूंगा, इनको युद्ध में हराऊंगा, तू बीच में मत आइयो। और जो रशिया था, उसका जो रशिया का जो उस टाइम में तानाशाह था जोसेफ स्टालिन, उसने कहा भाई ठीक है मैं नहीं आऊंगा, मुझे मत हमला करियो। वो कहता ठीक है नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन कह रहा मुझे क्या मिलेगा बदले में? तो उसने कहा भाई मैं पोलैंड पे हमला कर रहा हूं ना, पोलैंड को कब्जे में ले रहा हूं, तो पोलैंड मान ऐसा है, पोलैंड को कब्जे में ले रहा हूं, तो आधा पोलैंड तेरा आधा मेरा, मतलब आधा पोलैंड मैं रख लूंगा आधा तू रख लियो। तो उसने कहा ठीक है भाई, तुम हमला करो, मारो पीटो, जो करना करो, ठीक है। तो इसने कहा भाई, रशिया उस टाइम में बीच में नहीं आया। अब वो इन दोनों को मार रहा था, पीट रहा था, अच्छे से बहुत मारा, मतलब अच्छे से जर्मनी ने पूरा खूब धोया। जर्मनी के साथ इटली भी था, ठीक है। अब एक बात गौर करने वाली है कि इटली और जापान वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस ब्रिटेन के साथ थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर वो जर्मनी के साथ क्यों चले गए? इसकी एक वजह है। देखो, वर्ल्ड वॉर 1 में इन सभी देशों ने लड़ाई लड़ी थी कि हमें ना, जो हारेगा ना उसकी जमीन पे हम कब्जा करेंगे, उसके गुलाम देशों पे भी कब्जा करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया रेस थी कि किसके पास कितने गुलाम देश हैं। तो जर्मनी के अंदर, तो जो जर्मनी जो था, ये इन सब टीम लड़ रही थी, तो इन्होंने सोचा जापान और इटली ने कि अगर हम युद्ध जीतेंगे ना ब्रिटेन फ्रांस के, तो हमें भी कुछ मिलेगी जमीन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इनको कुछ नहीं मिला, और इनको अपनी बेइज्जती महसूस हुई, ह्यूमिलेशन महसूस हुआ, फील हुआ। और उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इन्होंने बोला भाई हम फ्रांस ब्रिटेन के साथ नहीं रहेंगे, इनसे बदला लेंगे वर्ल्ड वॉर 1 का, इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, इसलिए वो जर्मनी के साथ चले गए। और इनके एक और कारण था जर्मनी के साथ जाने का कि ये फ्रांस ब्रिटेन और ये अमेरिका हो गए, ये सब ना लोकतांत्रिक देश थे, यानी डेमोक्रेटिक स्टेट्स थे। उस दूसरी और जर्मनी, इटली और जापान, यहां पर ना डिक्टेटरशिप थी, तानाशाही थी, ठीक है। जैसे जर्मनी के अंदर एडोल्फ हिटलर की, इटली के अंदर बेलानो मुसोलिनी की, और ऐसी जापान के अंदर हिदेकी तोजो की, इनकी तानाशाही थी। तो होता क्या है, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है, वर्ल्ड वॉर 2 लगभग 1939 में स्टार्ट होता है, 1945 के अंदर चलता है, 1945 तक चलता है। इसके अंदर फिर से जर्मनी और एक्सिस पावर्स, जर्मनी का जो टीम थी उसे एक्सिस पावर्स कहते थे, और ब्रिटेन, ये इनकी जो टीम थी उसे लाइट पावर कहते थे। होता ये एक्सिस पावर्स हार जाती हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि जो रशिया के साथ जर्मनी का समझौता हुआ था वो टूटा कैसे। अब होता क्या है, जर्मनी जो होता है, फ्रांस ब्रिटेन सबको अच्छे से पीट चुका होता है, लगभग पूरे यूरोप, ब्रिटेन को छोड़कर पूरे यूरोप पे, मतलब यूरोप के अंदर ब्रिटेन को छोड़कर जितने भी देश हैं, फ्रांस, पुर्तगाल हो गया, बेल्जियम हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया, हंगरी हो गया, सब पे कब्जा कर लेता है, सब पे। अब ब्रिटेन से उसकी लड़ाई हो रही थी ब्रिटेन पे कब्जा करने के लिए। तो जर्मनी क्या सोचता है, यार मैं ब्रिटेन से लड़ता रहूंगा, मैं ना दूसरी तरफ बढ़ता हूं, अपने साम्राज्य को, एम्पायर को और बढ़ाता हूं। कहां पे बढ़ता हूं? ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ बढ़ता हूं। और पूर्व के अंदर उसे अगर बढ़ना है तो उसे एक देश से लड़ना पड़ेगा, और वो था यूएसएसआर, यानी स्टालिन का देश, रशिया। अब वो तो लड़ाई कर नहीं रहा था, बीच में नहीं था। अब जर्मनी उसके ऊपर अटैक करता, स्टालिन के ऊपर। अब वो उसने सोते शेर को जगा दिया। हिटलर शेर था तो वो स्टालिन जो था सवा शेर था, वो भी एक तानाशाह था, और हिटलर से भयंकर तानाशाह था, खतरनाक तानाशाह था वो।
हिटलर ने यहूदियों को मारा, लगभग 60 लाख यहूदियों और करोड़ लाखों लोगों को उसने बड़ी बुरी तरह बेरहमी से मारा। स्टालिन ने भी मारा था, स्टालिन ने भी करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था जो उसके खिलाफ थे। बड़ा मारकाट मचाई थी उसने भी, लेकिन उसके बारे में इतना सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं। क्यों? क्योंकि वो जीता था। समझ रहे हैं आप? जीतने वाले के बाद, जीतने वाले की बुराई नहीं होती, जो हारता है बुराई उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो हुआ क्या, अब एक्सेस पावर्स, अब इसने, जर्मनी ने सोचा पूर्व के ऊपर कब्जा करने के लिए, उसने रशिया पे भी हमला कर दिया। अब रशिया की भी दुश्मनी हो गई जर्मनी के साथ, इसने वादा तोड़ दिया। ठीक है, और ऐसे ही जापान ने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया, अमेरिका को हराने के लिए। ठीक है, तो ये चारों देश आगे भी ताकतवर देश थे, ये पहले लड़ाई से हटे हुए थे। अब फ्रांस और ब्रिटेन को, जैसे होता है ना, जैसे डूबते को तिनके का सहारा, तो ये डूबे हुए देशों को इनका सहारा मिल गया और इन्होंने सीधा जापान और जर्मनी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करा। और इस अटैक के अंदर जैसे ये चारों पांचों मिल गए, ये अटैक इतने भयंकर थे, जो अटैक, मिलिट्री अटैक स्टार्ट हुए इसके अंदर, फिर ये जापान, इटली, जर्मनी हारते गए। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 की हार कब होती है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कब होता है, इसके बारे में आपको बताता हूं खत्म कैसे होता है वर्ल्ड वॉर 2। ध्यान से समझिएगा। देखिए, मई 1945 पे, मई 1945 में जर्मनी हार मानता है, हिटलर आत्महत्या कर लेता है, जर्मनी पे कब्जा हो जाता है। ठीक है, किसका? एलाइड पावर्स का, यानी ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब का, रशिया का कब्जा हो जाता है। तो आप ध्यान से समझना, मानिए जर्मनी है, जर्मनी के जो पश्चिमी हिस्सा है, वेस्ट वाला, उस पे कब्जा करते हैं ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। दूसरी ओर जो पूर्वी हिस्सा है उस पे कब्जा करता है यूएसएसआर, यानी पश्चिमी हिस्से पे अमेरिका और उसके साथियों का कब्जा, और इस पूर्वी हिस्से पे इसका कब्जा। समझ गए बात को? एक बात ये होती है। दूसरी बात क्या होती है, अब एक आखिरी, इटली भी हार जाता है, इटली जर्मनी के हारने से पहले हार जाता है, बचता जापान। अब जापान जो है कुछ ऐसा है, ठीक है, यहां पे जापान के है नॉर्थ कोरिया और यहां पे है साउथ कोरिया, ये जापान है मानो, थोड़ा ऐसे ही रफली समझा रहा हूं आपको, ये जापान है, यहां पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और यहां पे है फिर आपका चाइना। आप मैप देखना, उसके अंदर ऐसा ही है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। अब क्या होता है, रशिया कहता है, इसके ऊपर ही है यूएसएसआर यानी रशिया। रशिया कहता है भाई जापान को आखिरी हराना, कि जापान, अमेरिका कब्जा ना कर ले जापान पे, तो रशिया चाइना के थ्रू होता हुआ नॉर्थ कोरिया तक कब्जा कर लेता है, नॉर्थ कोरिया तक। और जो अमेरिका होता है, रशिया इतने तेजी से जापान की तरफ आ रहा बढ़ता हुआ, ठीक है, उसको हराने के लिए। अमेरिका जो होता है रशिया को रोकने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए कि वो कितना पावरफुल है, उसने उसने बम बनाए थे, दुनिया के आज तक के सबसे खतरनाक वेपन्स यानी हथियार बनाया था, जिसको कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, तो उसने बनाए थे। और वो क्या करता है, रशिया को रोकने के लिए जापान के 2 शहर, हिरोशिमा, नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी, इन 2 शहरों पर 5 अगस्त और 8 अगस्त पे एटॉमिक बॉम्ब गिर देता है। और रशिया के पहुंचने से पहले जापान अमेरिका के हाथों अमेरिका को सरेंडर कर देता है, यानी हथियार डाल देता अमेरिका के पास, रशिया के पास नहीं डालता, अमेरिका के पास डालता है। कौन? जापान। अब इधर तक नॉर्थ कोरिया तक रशिया का कब्जा था, तो नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या करता, मतलब नॉर्थ, ये पहले एक ही था, कोरिया ही था, लेकिन यहां तक रशिया ने कब्जा करा तो रशिया इसको अपने पास रख लेता है, और ये जापान और ये साउथ कोरिया ये अमेरिका के फेवर में चले जाते हैं। अब ये बात जो थी, ये जो एटॉमिक बॉम्ब था अमेरिका का दिखाने का कि देखो मैं ही सबसे पावरफुल हूं, ये रशिया के जोसेफ स्टालिन को भड़का देता है। वो बोलता है भाई अगर ये अपने आप को ज्यादा ही पावरफुल समझता है तो मैं भी पावरफुल हूं। ठीक है, अब होता क्या, ब्रिटेन, फ्रांस तो भाई कमजोर हो गए, जर्मनी भी हार गया, जापान भी हार गया। अब दुनिया के अंदर 2 ताकतवर देश बचे, एक था अमेरिका और एक था यूएसएसआर। और जो हमारा शीत युद्ध है वो इन दोनों के ही बीच में होता है। अब शीत युद्ध होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। कोल्ड वॉर इज नॉट अ एक्चुअल वॉर बट it is war of alliance, arms
हेगेमोनी ओवर अदर कंट्रीज। It is not a situation of peace, not a war। कोल्ड वॉर एक ऐसा होता है इसके अंदर एक्चुअल असलियत में लड़ाई नहीं होती, बल्कि अलायंस, गुटों का, टीम का, अलग अलग गठबंधनों की लड़ाई होती है, हथियारों की लड़ाई होती है, मतलब हथियारों का कंपटीशन होता है। हेगेमोनी, हेगेमोनी का मतलब होता है वर्चस्व, दूसरे देशों पर किसका ज्यादा वर्चस्व है, नहीं दूसरे देश जो है, छोटे छोटे देश जो किसकी साइड है, इसकी लड़ाई होती है। और मेनली जो लड़ाई होती है वो है आइडियोलॉजी की, कि किसकी आइडियोलॉजी, किस देश की आइडियोलॉजी यानी विचारधारा वो अच्छी है। समझ आई बात? इसमें ना तो पूरी तरह शांति होती है, ना पूरी तरह युद्ध होता है, बस दोनों एक दूसरे को धमकी देते हैं। अब युद्ध क्यों नहीं होता ये भी आप बात ध्यान से समझिए। देखिए, वर्ल्ड वॉर वन और टू के अंदर पूरी दुनिया दो हिस्सों में थी, जैसे ट्रिपल एंड वर्ल्ड वॉर वन के अंदर भी दो टीम थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर भी दो टीम थी। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी दो टीम बन गई, एक थी अमेरिका के साथ, एक थी रशिया के साथ। अब वर्ल्ड वॉर थ्री होता फिर कौन बेटर है ये देखने के लिए, लेकिन वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर थ्री होता तो वर्ल्ड वॉर फोर जो था वो हम ना लकड़ी से लड़ते, क्योंकि कुछ दुनिया में बचता ही नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर इतनी भारी तबाही मची थी, इतने करोड़ों लोग मर गए थे और इतने ज्यादा तबाही बर्बादी हुई थी कि सब डरते थे कि वर्ल्ड वॉर थ्री का मतलब है कि पृथ्वी से इंसानियत का नामो निशान मिट जाना। इसलिए ये सिर्फ कोल्ड वॉर ही रहा, ये कभी पूरी लड़ाई हुई नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों देश डरते थे, अमेरिका भी और यूएसएस के। हम दोनों अपने आप को साबित करने के लिए अगर वर्ल्ड वॉर थ्री लड़ गए तो होगा क्या कि ये बताने वाला कोई नहीं रहेगा कि जीता कौन और हारा कौन, क्योंकि दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। समझ गए आप? तो कोल्ड वॉर क्या था? एक ऐसी लड़ाई जिसके अंदर हथियारों की लड़ाई थी, एक दूसरे के साथ कंपटीशन था, कौन अच्छा है, एक दूसरे की विचारधारा की लड़ाई थी। ये ना तो पूरी तरह शांति की स्थिति थी, सिचुएशन थी, पीस की सिचुएशन थी, और ना ही पूरी तरह लड़ाई की सिचुएशन थी। अब एक बात और आती है कि वर्ल्ड वॉर टू के क्या परिणाम होते हैं, जो वर्ल्ड वॉर टू होता है उसके क्या असर होते हैं। तो सबसे पहला परिणाम वर्ल्ड वॉर टू का होता है, वो क्या होता है? फ्रीडम ऑफ कॉलोनियल कंट्रीज। जो गुलाम देश होते हैं, इन ताकत, ये जो अमेरिका, जापान, इनके जो गुलाम देश होते हैं, इनको आजादी मिलती है। ठीक है, क्योंकि अब ये जो है अमेरिका, ये सब ब्रिटेन, फ्रांस, ये गुलाम, अब उनको कंट्रोल में रखने की इनकी अब ताकत नहीं बची है, ये बर्बाद हो गए हैं, इसलिए इनको अब आजादी मिलती है। जैसे इंडिया जो था इसे भी तब आजादी मिली, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये बड़े सारे दुनिया के देशों को इसी टाइम पे आजादी मिलती है। दूसरा, वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। एक संगठन बनता है, एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, विच इज नोन एज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 1945। इसका मकसद होता है, इट्स एम इज टू मेक पीस इन वर्ल्ड। इसका काम है दुनिया में शांति बनाए रखना, एंड अवॉइड एनी वॉर, और दुनिया में किसी भी तरह के युद्ध को रोकना इसका काम था। यूनाइटेड नेशन बनता है, इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगला क्या होता है? रेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या होता है? न्यूक्लियर वेपन्स, यानी एटॉमिक बॉम्ब जो होते हैं, जो दबाई के हथियार होते हैं, उनकी एक रेस लग जाती है। अमेरिका जो था उसने एटॉमिक बॉम्ब जो बनाया वो 1945 में बनाया, ठीक है, और ऐसे यूएसएसआर ने जो था अपना एटॉमिक बॉम्ब जो था वो 1949 में बनाया। ऐसे ही ब्रिटेन ने अपना एटॉमिक बॉम्ब जो था वो बनाया 1952 में, और फ्रांस ने बनाया 1960 में। ठीक है, 1960 या 62 में, मुझे कंफर्म याद नहीं है, बनाया। अब जो अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स में आता है कि जो बॉम्ब गिरे थे उन बॉम्ब्स का नाम क्या था। जो हिरोशिमा में बॉम्ब गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में गिरा था उसका नाम था फैट मैन। और ये दोनों ही बॉम्ब लिटिल बॉय और फैट मैन गिरे गए थे। ठीक है, इसके अंदर हिरोशिमा के अंदर गिरते ही 1.5 लाख लोग मर गए, और उसके बाद आधी जनसंख्या, जो आधे पॉपुलेशन थी पूरे शहर की, मर गई, और उसके बाद रेडिएशन से लोग मरे। ऐसे ही नागासाकी के अंदर भी 80,000 के लगभग लोग मरे थे।
ठीक है, उसके बाद रेडिएशन से भरे। अब वर्ल्ड वॉर 2 का अगला कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि दुनिया के अंदर दो ताकतवर देश आ जाते हैं। दुनिया जो होती है वो बाइपोलर वर्ल्ड हो जाती है। क्या हो जाता है? बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर का मतलब क्या होता है? मतलब जब दुनिया के अंदर दो ताकतवर देश होते हैं, सब दो ताकतवर देश दुनिया को चलाते हैं, और वो दो कौन से थे? अमेरिका और रूस, यानी सोवियत संघ। रूस नहीं बोलेंगे, सोवियत संघ बोलेंगे उसको। ये दो ताकतवर देश निकलते हैं, ठीक है, उभरते हैं, तो दुनिया बाइपोलर हो जाती है। अभी जो है करंटली वो दुनिया यूनिपोलर है। यूनिपोलर का मतलब है अभी दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री जो वो एक ही, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन 1990 से पहले दुनिया बाइपोलर थी, यानी दो ताकतवर देश थे, एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। तो आपने ये सब तो समझ लिया कि ये क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 क्या था, 2 क्या था, कैसे स्टार्ट होता है वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर कैसे स्टार्ट होता है, ये भी आपने समझ